Assalamualaikum. I hope you all are fine. है सेंटेंस एंड क्लॉज, क्योंकि काफी स्टूडेंट की कंसर्न्स थे कि सर वो सेंटेंस भी बता देंगे सेंटेंस क्या होता है और क्लॉज क्या होती है। ओके, तो व्हाट इज सेंटेंस? मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। कि मीन्स a group of words that gives complete meaning is called a sentence. ये आपके पास एक डेफिनेशन है सेंटेंस। हमारे पास सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये इसकी मेन टाइप्स हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जो है आपके पास फिर इसकी फर्दर है कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड सच, वो फिर आपके पास हो रहा है मेन ये। अब आप जो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिजाइन करते हैं, इनको डिजाइन करने में हमें जो चीज मदद करती है वो है हमारी क्लॉज। क्लॉज क्या है? कि मीन्स a group of words that has its own predicate। predicate आपको याद है किसे कहते हैं? कि a remaining part of a sentence after subject, उसे हम predicate कहते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि a verb in a sentence is predicate, it's on predicate and gives complete meaning। हमारे पास क्लॉज में दो टाइप्स होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। अब होता क्या है कि आप अगर देखा जाए तो एक सिंपल सेंटेंस को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, क्योंकि जो बात हम एक सेंटेंस में कहेंगे वही हम एक क्लॉज में कह देते हैं। और आपके पास जो है सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही बात कर रही होती है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब आप देखें कि अगर हमें फॉर्मेशन बनानी है कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा, वो हम जो है एक बना देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो। इसको ऐसे बना देते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। कि हम एक सिंपल सेंटेंस को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। जैसे he teaches केमिस्ट्री। अब ये आपके पास एक सिंपल सेंटेंस भी है और इसे हम जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और दोनों जो है मुकम्मल मीनिंग देते हैं। फिर आपके पास कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस जो है उसे आप
इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज कि अगर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाते हैं तो हम उसे एक कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और आपके पास अगर ज्यादातर एनईडी में या आईबीए में ज्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, लम्स में बहुत रेयर ही ऐसा कोई प्रॉब्लम आया हो, मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन समहाउ पार्ट ऑफ टॉपिक से तो इसलिए हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो ज्यादा डिस्टर्बेंस आती है वो आती है कंपाउंड सेंटेंस में, क्योंकि यहां आपके पास एक कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है जो हमें नहीं पता चलता और वो प्रॉब्लम जो है वहां पर हो जाता है। तो इसलिए जो है कंपाउंड सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों को मिलाकर बनता है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो एक कंपाउंड सेंटेंस बनाती है। जो है मैं आपको इसकी एग्जांपल होमवर्क के तौर पर दूंगा, फिर हम उस पर बात फर्दर करेंगे कि किस तरह करना है। ओके, ये आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं कि okay, the witches tested the potion and they found the mixture tasty। ये एक सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में एक गलती है, यानी कि हम इस सेंटेंस को चार तरीकों से सही कर सकते हैं। अब आपने इसे सही करना है और इन सेंटेंस को बताना है कि इस सेंटेंस में क्या गलती है और हम इस सेंटेंस को किन चार तरीकों से सही कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो है ये आपका होमवर्क है और आपने इसे सॉल्व करना है और जो है आपने मुझे बताना है, या तो क्लास मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिस्कस करेंगे। तो आपने जो सेंटेंसेस बनाए होंगे उसको आप टैली कीजिएगा कि ये सेंटेंस जो है आपका रॉन्ग है, लेकिन है कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन कंपाउंड बनाते हुए हमने इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम की है जो हमें अंदाजा नहीं होता कि हमने इसमें क्या प्रॉब्लम की है। तो उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। उस प्रॉब्लम को हम चार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चार वेज आपके पास होंगे। आप कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि कितने वेज आप यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा वेज जो है इसमें अप्लाई किया जाता है। फिर आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। अब आप जिस क्लॉज को भी पहले लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें ना, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि वो चीज मुकम्मल नहीं होगी। लाइक अगर मैं ये कहता हूं कि when she comes, तो क्या मैं यहां पर फुल स्टॉप लगा सकता हूं? क्या मैं इस सेंटेंस को यहां पर एक कंप्लीट सेंटेंस कंसीडर कर सकता हूं? नो, क्योंकि यहां अभी एक चीज आपके माइंड में है, व्हाट हैपेंस,
कि क्या होगा, वो जब आएगा या वो आएगी तो क्या होगा। इसलिए हम इस सेंटेंस को एक जो है डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पर कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहां क्लॉज का मतलब क्या है, प्रेडिकेट मौजूद है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है, ये वेट कर रहा है इसके फर्दर स्टेटमेंट का। इसलिए आपके पास जो है व्हेन शी कम्स वी विल सर्व हर। अभी बात पूरी हो गई कि जब वो आएगी हम उसकी खिदमत करेंगे। इसी तरीके से आपके पास हम जो है यहां पर, तो ये वाली जो क्लॉज है ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जो आपकी क्लॉज है ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसे हम सेंटेंस नेचर में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि आप इसे एक मुकम्मल पार्ट कंसीडर नहीं करते। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, क्या मैं फुल स्टॉप लगा सकता हूं? नो, क्योंकि या तो दो तरीके हैं, मैं इफ हटा दूं, यू वर्क हार्ड, बात पूरी हो गई, या फिर मैं वहां पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करूंगा कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, तो ये हो गए आपके सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, यहां आकर आपका सेंटेंस क्या होता है और क्लॉज क्या होता है उस पर हम बात कर चुके हैं। ये वाला होमवर्क है, इसको आपने करेक्ट करना है कि इस सेंटेंस में क्या गलती है, उस गलती को आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर इसे सही कर आपने लिखना है। ओके, अब हमने जो है ये तमाम बातें कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे अपने पोर्शन पर, और वो है आपका सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टडी करते हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है, वर्ब क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है। अब उसके एग्रीमेंट के बारे में, क्योंकि आपकी हर प्रॉब्लम जो है वो आपने सब्जेक्ट और वर्ब के कोलैबोरेशन से सॉल्व करनी पड़ती है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप किस तरह मूव करेंगे और हम जो है उस टॉपिक पर किस तरह काम करेंगे। तो ये भी आपका होमवर्क है कि डू रीच के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है और हमारे पास इसके कितने स्टेप्स हैं, उस पर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल हमने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी वो की थी आपके पास सेंटेंस की और क्लॉज की, सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। उसके अलावा जो है फिर मैंने आपसे कहा था कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में स्टडी कीजिएगा, वो हमारा नया टॉपिक होगा, लेकिन मैंने आपको एक कंपाउंड सेंटेंस दिया था। The wizards tested the potion and they found the mixture tasty। मैंने आपसे कहा था कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि आपके पास ये वाला पार्ट जो है ये भी इंडिपेंडेंट है और ये वाला पार्ट जो है ये भी इंडिपेंडेंट है, और हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बिना आपको कंपाउंड सेंटेंस का नाम दिया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इस सेंटेंस में एक गलती है और उस गलती को हम चार मुख्तलिफ तरीके से सही करते हैं। सबसे पहले जो है इसको आप मेथड 1 कहते हैं। वो कहते हैं यूज ऑफ पीरियड। पीरियड बेसिकली जो है फुल स्टॉप जिसको आप कहते हैं, ये जो डॉट है इसको कहा जाता है कि हम क्या करते हैं कि हम इस सेंटेंस को अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि
tested the quotient, full stop. They found the mixture tested. ओके, अब ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं। फुल स्टॉप के बाद हम जो दूसरा सेंटेंस यूज करते हैं उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो हमने देख रखा है। सेकंड मेथड जो है मेथड 2 जो आपके पास होता है जिससे हम इसको फॉलो करते हैं या सही करते हैं वो है यूज ऑफ कॉमा। इसको हम कॉमा स्प्लाइस सेंटेंस भी कहा जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे, जब आप यहाँ कॉमा यूज करेंगे तो कॉमा के साथ जो है आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज करना है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जैसे आपके पास एंड, बट, ओके, सो देन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में फॉलो करते हैं। जैसे जो हमने पहला सेंटेंस लिखा था द विज़र्ड्स या विचेस में आई थिंक लिखा था द विज़र्ड्स या विज़ार्ड्स टेस्टेड द क्वोशिएंट comma and they found the mixture testing. ये आपके पास सेकंड मेथड है, यानी कि ये एक ऐसा एरर है जिसे हमें कोई ज़्यादा कोई ट्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये कि आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाता है कि जब भी आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करेंगे विद एनी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो उससे पहले कॉमा यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारे माइंड में ये है कि कॉमा इज इक्वल टू एंड, लेकिन वो भी हम यूज़ करते हैं जब हम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक ही सेंटेंस में फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे he is honest, comma, intelligent, comma, hardworking and, क्योंकि जब तक आप उसके लास्ट और सेकंड लास्ट में नहीं आते आप वहां पर कॉमा से उसको जो है सेपरेशन देते हैं, तो वहां पर हम कॉमा को एंड के पर्पस के तौर पर यूज कर रहे हैं। थर्ड मेथड जो है आपके पास वो है यूज ऑफ सेमीकोलन इसे कहा जाता है। और ये बात याद रखिएगा कि सेमीकोलन के बाद नो कंजंक्शन, कि हम सेमीकोलन के बाद कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ओके, हो सकता है कि इस वीकली टेस्ट में, लेकिन अगले में तो आपके पास ये सेंटेंस जरूर आएगा। तो आपने सेमीकोलन को देखना है कि अगर आपके पास सेमीकोलन यूज हुआ है और सेमीकोलन के बाद आपने लिखा कि आपके पास वहाँ एंड लिखा है तो रॉन्ग, आपने लिखा वहाँ बट लिखा है तो रॉन्ग, आपने लिखा वहाँ पर जो है इस तरीके से देन लिखा है तो रॉन्ग, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि आपके पास जो है तो यहाँ पर सेमीकोलन के बाद हमने डायरेक्टली सब्जेक्ट यूज करना है, लेकिन सेमीकोलन के बाद कैपिटल लेटर यूज नहीं होता, इसका आपने ख्याल रखना होगा। तो ये हो गए 3 केसेस आपके पास। ओके, उसके बाद आपके पास जो फाइनल केस है उसमें हम जो है वो यूज करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कल मैंने आपको यानी कि हम इस कंपाउंड सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे कॉम्प्लेक्स में, और ये हमारे पास मेथड 4 हो जाएगा। ओके, यूज ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो भी आपने
हम जो है जैसे when tested the ocean, comma, they found the mixture tasty. ओके, अब आपने दो बातों को ध्यान में रखना है। एक तो हमने क्या किया कि यहाँ पर when यूज कर इस वाले पार्ट को जो है डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया, और सेंटेंस वाइज इस कंपाउंड सेंट को हम जो है दोबारा कॉम्प्लेक्स में ले गए। फिर यहाँ जो कॉमा यूज हुआ है ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉलो करेगी, आई रिपीट कि whenever a dependent clause is followed by an independent clause, comma is compulsory, कि आप वहां पर उस कॉमा को कंपल्सरी इस्तेमाल करेंगे, हर हाल में आपने यूज करना है। इसलिए आपके पास जो है ये चार मेथड है जिसके थ्रू हम इस कंपाउंड सेंटेंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मतलब मैरान में और लम्स में तो नहीं आते, लेकिन ये है कि एनईडी वगैरह और ज़्यादातर आईबीए लेवल पर ये ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है ज़्यादातर आपको सेट के हिसाब से जाता है और उसमें जो है इसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। समहाउ जो है कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, इसलिए आपको ये सेंटेंस जो है और ये वाली बातें सारी डिस्कस कर ली गई। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और जो है हमारा पहला टॉपिक जो है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको मालूम है, वर्ब क्या है ये आपको मालूम है। ओके, it means a verb must agree its subject in number or quantity. If a subject is singular, a verb must be singular. If a subject is plural, a verb must be plural. मीन्स कि आपके सब्जेक्ट को आपके वर्ब के साथ एग्री करना बहुत जरूरी है। अब हम ग्रामर वाइज जब भी आप सॉल्व करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करने जाएंगे, तो अब जो स्टेप्स आपने फॉलो करने होंगे वो ध्यान में रखते हुए चलना है। अब क्या है, आपके पास सिंगुलर और प्लूरल की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज आप नाउन में पढ़कर आए हैं कि नाउन के अंदर अगर सिंगुलर होता है तो उसे जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसमें एस ई एस, आई एस, वी एस इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपके पास है बॉय, ये हो जाएगा बॉयज। आपके पास है अगर काइट, तो ये हो जाएगा काइट्स। ओके, आपके पास है क्लास, ये हो जाएगा क्लासेस। ओके, आपके पास है अगर वॉच, तो आपके पास हो जाएगा वॉचेस। मीन्स कि अगर हमें उसे एक से ज्यादा करना है तो हम उसमें एस ई एस आई एस को यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें
तो पहली चीज तो ये है कि वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, कि वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। लेकिन हम ये कोटेशन इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और ये बात हमें समझ में आ जाए कि हमें किस तरह वर्ब और सब्जेक्ट को एग्रीमेंट के लिए लेकर जाना है। क्योंकि आपके पास ये बात तो आपको मालूम है कि अगर एक होगा तो आप इज यूज करेंगे और पास्ट में होगा तो आप वाज यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर ज्यादा है तो आप वहां पर प्रेजेंट में होगा तो आर यूज करेंगे और पास्ट में होगा तो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया आपके लिंकिंग केस में। लेकिन अगर हम आपका मेन वर्ब है, जैसे अगर आपके पास है गोज और गो, फिर है गोज और गो, अब हमें फैसला करना है कि कहां पर गोज आएगा और कहां गो आएगा, या स्टडीज या स्टडी स्टडीज स्टडी स्टडी। तो हमें अगर देखना है कि सिंगुलर कौन सा है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि जब वर्ब में हम यूज करते हैं गोज, हम यूज करते हैं स्टडीज, तो ये आपके पास सिंगुलर में चला जाएगा, यानी वाइस वर्सा, नाउन से अपोजिट चलेगा। और अगर हम उसमें एस और एस यूज नहीं करेंगे तो वो हमारा जो है प्लूरल चला जाएगा। जैसे ही गोज होता है, ही गो नहीं होगा। शी राइट्स होता है, शी राइट नहीं होगा, क्योंकि शी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब को फॉलो करना होता है। इसलिए ये कोटेशन हम डिजाइन करते हैं कि स्टूडेंट इस बात को समझ जाए कि पहले की बात तो यह है कि वर्ब इज वर्ब, इसमें कोई चीज जो है सिंगुलर या प्लूरल नहीं होती। वर्ब ओनली शोज एन एक्शन, ओके। लेकिन हम ये कोटेशन इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अपनी इस प्रॉब्लम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सॉल्व कर सकें और जो है हमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि हम जो है किस वर्ब को सिंगुलर केस में फॉलो करेंगे। इज और वाज प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से, कि अगर एक है तो ही है तो हिज, पास्ट है तो वाज, ये तो कॉमन है। फिर अगर वर्ब में आ रहे हैं हम, एक्शन वर्ब्स वगैरह में आ रहे हैं, तो उसमें एस और एस वाले जो वर्ब होंगे वो सिंगुलर काउंट होंगे। जिसमें हम एस एस यूज नहीं करेंगे वो हमारे पास प्लूरल काउंट होंगे, ओके। अब इस टॉपिक में हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स हैं। पहला है आपके पास indefinite pronoun। इंडेफिनेट प्रोनाउन इन्हें इसलिए कहा जाता है कि दे आर फिक्स्ड इन अ सेंस कि हम इन्हें किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए यूज नहीं करते। इट कैन बी यूज फॉर एनी बॉय, एनी गर्ल, एनीथिंग, ओके, एनी पर्सन, एनीवन लाइक दिस। अब आपको ये याद रखना है कि ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, someone, somebody, one, no one, nobody, anyone, anybody, neither, either, yeah, neither, either, whatever we pronounce them. Okay, means ये जो वर्ड है आपके पास each, everyone, each one, someone, somebody, no one, nobody, one, anyone, anybody, either, neither या neither, neither, ये आपके पास कहलाते हैं indefinite pronoun। अब जैसे अगर मैं आपको sentences देता हूँ, आपके पास sentence number 1 है, neither of the girls
in the class use मोबाइल। फिर मैं आपको देता हूं one of my friends lives abroad। फिर मैं आपको देता हूं either of the boys at the center comes by car। फिर आपको मैं सेंटेंस दे देता हूं each of these students want to be selected ओके। अब ये आपके पास 4 सेंटेंसेस हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। अब neither of the girls in the class use मोबाइल, क्या होगा? use या uses? so answer is uses। कि हम जो है जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, ये कह रहे हैं कि एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर फॉलो किया जाएगा। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हम फॉलो करेंगे और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉलो करेंगे, तो ये हमेशा एस को कैरी करेगा। यानी कि इंडेफिनिट प्रोनाउन इज इक्वल टू थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, तो आप जब इन्हें सिंगुलर के तौर पर यूज करते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर के तौर पर ही यूज होगा, क्योंकि हम यहाँ गर्ल्स की बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात करेंगे, यानी कि लड़कियों में से कोई भी लड़की कितनी है? एक, इसलिए गर्ल यूजेस होगा या यूज होगा? यूजेस होगा। इस तरीके से वन ऑफ माय फ्रेंड्स ज्यादा है, लेकिन उन फ्रेंड्स में से कोई एक, तो क्या होगा? लिव्स। ईदर ऑफ द बॉयज, यानी कि लड़कों में से कोई भी लड़का, तो क्या होगा? कम्स। फिर ईच ऑफ द स्टूडेंट, हर तालिब इल्म, क्या होगा? वॉन्ट्स। इसलिए इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है कि आपके पास जो है अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा, और इनके साथ हमें जो वर्ब यूज करना है वो हमेशा सिंगुलर यूज करना है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी, कोरिलेटिव कंजंक्शन। ओके, ये सब इसी के पार्ट्स है ना। ये पहला था, ये दूसरा हो गया। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में आपके पास neither nor और either or, ये आपके पास केसेस हैं। मीन्स अब आपके पास ये वर्ड चेंज हो गया। यहां पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन यहां पर हम इसे कंजंक्शन कह रहे हैं, इसलिए अब आपकी एफर्ट्स को इंक्रीज होगा, यानी कि आपने अपने एफर्ट्स ज्यादा पुट करने पड़ेंगे। जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपने सेंटेंस को देखना है, आपने आइडेंटिफाई करना है, रट्टा नहीं लगेगा इंग्लिश में, समझना है इसको ना। इसलिए आपने देखा कि सिर्फ neither या either यूज हुआ है,
तो वो सब्जेक्ट है। लेकिन आपने देखा कि नीदर यूज हुआ है, तो अब आपको देखना है कि नीदर पेयर में यूज हुआ है या इंडिविजुअली यूज हुआ है। इंडिविजुअली यूज हुआ है तो सब्जेक्ट है, और अगर पेयर में यूज हुआ है तो आप पहले ये चेक करेंगे कि आर दे राइटली पेयर्ड, क्या ये प्रॉपर्ली पेयर्ड हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हमारे पास सेंटेंस में हम यूज करते हैं आइदर, और वहां पर आगे जाकर यूज कर देते हैं या तो नोर या फिर एंड। ये ध्यान में रखें कि ना नोर के साथ उसका पेयर बनता है ना एंड के साथ पेयर बनता है। इसलिए हमें इन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। ये जो सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये तमाम चीजें हैं आपके पास अपकमिंग, क्योंकि पहला वीकली टेस्ट तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही आ रहा है। अब जो सेकंड वीकली टेस्ट आपका जब आएगा नेक्स्ट संडे, तो उसमें ये सारी चीजें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो सब आना शुरू हो जाएंगी। फिर आपको ये मेरी बातें जो है क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, सर में एरर सेंटेंसेस क्लियर नहीं हो पा रहे, तो वो एरर इसी तरह है, टॉपिक्स यही होते हैं। हम इन्हीं को ब्लैंक्स में ले जाते हैं, इन्हीं को हम जो है ऑप्शन वाइज ले जाते हैं, और इन्हीं को हम जो है एरर्स में ले जाते हैं। तो आपको जो बातें बताई जाती हैं उसे आपने माइंड में रखना होता है, इसलिए आपने इसको पेयर में भी देखना है। अब जैसे सेंटेंस आ जाता है आपके पास, ओके जी, अब ये पेयर में आ रहे हैं कि हमने सबसे पहले क्या देखा, नाइदर या नीदर यूज हुआ है। अब ये यूज हो गया, हमने देखना है कि इसके बाद हमारे पास पेयर है या इंडिविजुअल है, जैसे ये था। तो हमने देखा पेयर है नोर, क्या ये दोनों राइटली पेयर्ड हैं? बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या होगा, नाइदर शी नॉर आई एम आर इज बिजी। क्या होगा, एम बिजी, आर बिजी या इज बिजी? तो आंसर होगा एम, क्योंकि हमने क्या करना है, अब हमने देखना है नोर को। किसको देखना है? नोर को। और इस नोर के बाद जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये हमारा सब्जेक्ट काउंट होगा। कि हमने अपना सब्जेक्ट किसको काउंट करना है? आई को। तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम। इसलिए आपके पास आंसर होगा ये। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो वर्ड नोर के बाद और जो वर्ड और के बाद यूज होगा वो हमारे सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाएगा। इसलिए जो वर्ब यूज किया जाएगा वो वर्ब इस सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। और नॉट से पहले जो वर्ड यूज हुआ दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। जैसे
आइदर पेरेंट्स और देयर चाइल्ड। तो चाइल्ड कितने हैं, ये दोनों राइटली पेयर्ड हो गए। चाइल्ड कितने हैं, एक है तो क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, टेक्स। सही है। उसके बाद neither he nor his brother teaches teach, तो क्या हो जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रदर की। ब्रदर कितने हैं, एक। neither और nor ये पेयर अप हो गया, इसलिए क्या आएगा, teaches। फिर हमारे पास है either an officer or his man, तो पहले तो हमने देखा कि ये दोनों पेयर अप हो गए। फिर यहाँ और के बाद क्या है, मैन, तो एन मैन मींस ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या यूज होगा, ओह सॉरी मैंने आपको ऑप्शन डी उसमें एक लिखा था। सो सही जी, ये हुआ आपका दूसरा स्टेप कि पहले हमने बात की इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर इनसे हम सेंटेंस को शुरू जो है स्टार्ट करेंगे तो हमने किस तरह डील करना है। फिर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, इसको हमने देखना है तो इसके साथ हम जाएंगे, तो हमने देखना है कि ये पेयर्ड अप है, और पेयर्ड अप है तो फिर हम देखेंगे कि नोर के बाद और के बाद जो वर्ड यूज होगा, हमने वर्ब को अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड दैट सब्जेक्ट यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में जो तीसरा पॉइंट है, ओके जी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है इसमें है सनम। ओके, सनम मीन्स सम, ऑल, नन, एनी, मोस्ट। ये आपके पास ये कहलाता है सनम। ओके, अब अगर हम सेंटेंस बनाते हैं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर is willing to have match. Okay, some of the students in the class is willing to have match. इसी तरीके से हम एक और सेंटेंस बना देते हैं कि सम ऑफ द न्यूज ही some of the news you read today, you read some of the news you have read is are fake. All of the sugar from the box, from the jar, have been used.
all of the members of the council has been informed none of the twice a child has bought seem expensive. None of the book she has read written book she wrote were interesting. ओके जी, अब ये है आपके पास सनम के साथ हमने कुछ सेंटेंसेस बना लिए कि सम के साथ हमने सम ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द न्यूज, ऑल ऑफ द शुगर, ऑल ऑफ द मेंबर्स, नन ऑफ द टॉयज, नन ऑफ द स्टोरी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके पास सनम जो है वो स्टैंड करता है इन 5 वर्ड्स के लिए। तो पहले में क्या होगा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो आर, सही। सम ऑफ द न्यूज, अब क्या होगा, तो न्यूज अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए इज। मींस बताने का मकसद ये है कि आपके पास अगर सेंटेंस सनम से यूज होता है तो आपके सेंटेंस में सनम का कोई किरदार नहीं होता, इट ओनली कम्स देयर। ये आपके सब्जेक्ट पर या आपके वर्ब पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता। मतलब ये कह रहे हैं कि सेंटेंस में सनम का कोई किरदार नहीं है। हाँ, अगर जिंदगी में आ जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मीन्स जो है आपके पास हमने सम को नहीं देखना, हमने ऑल को नहीं देखना, हमने नन को नहीं देखना, हमने एनी को नहीं देखना, हमने मोस्ट को नहीं देखना, हमने किसको देखना है, नाउन को। यहाँ क्या है, स्टूडेंट्स ज्यादा है, ऑन। यहाँ क्या है, न्यूज अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है तो इज। यहाँ क्या है, शुगर अनकाउंटेबल है तो हैज। यहाँ क्या है, मेंबर्स ज्यादा हैं तो हैव। ओके, यहाँ पर क्या है, ट्वाइस ज्यादा है तो सी। यहाँ पर क्या है, स्टोरी एक है तो वॉस। तो ये आपके पास 3 स्टेप्स हो गए कि हमने जो है पहले बात किया इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर हमने बात की कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस और तीसरा हमने बात किया सम, ऑल, नन, एनी, मोस्ट। ओके, अब इसके फर्दर जो पॉइंट्स हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में